तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मौर्य साम्राज्य का लेक्चर जो है वो चल रहा था और हमने चंद्रगुप्त मौर्य देख लिया था, बिंदुसार देख लिया था और आज हमको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, यानी आज हम अशोक के बारे में देखेंगे कि अशोक ने आखिर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहते रहते क्या क्या किया और अशोक से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कंटिन्यू लेक्चर जो है आपको घर बैठे मिलता रहे और आपका लेक्चर मिस ना हो और आपके एग्जाम की तैयारी जो है कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए आज हम अशोक टॉपिक देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हमको जो टॉपिक देखना है वो अशोक देखना है, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक। तो अशोक का टाइम पीरियड है 273 से लेके 223 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। 223 ईसा पूर्व तक अशोक का। तो चलिए अशोक के बारे में जानते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो है उसका सुयोग्य पुत्र, पुत्र का क्या नाम था? अशोक, ठीक है ना। सुयोग्य पुत्र अशोक प्रियदर्शी मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर यह बैठता है बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में उसे कितने साल का टाइम लगता है? उसे 4 साल का टाइम लगता है, ठीक है ना। अंदर तमाम सारे कला थे, मिसमैनेजमेंट था, दिक्कतें थी जो कहीं ना कहीं इसको उसे सॉल्व करने में 4 साल का समय जो है वो लग जाता है। और अतः अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो क्या हुआ, इस वजह से 4 साल उसको टाइम लग जाता है। तो टाइम लगने की वजह से जो उसका राज्याभिषेक था वो राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का राज्याभिषेक, अशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अशोक की माता का क्या नाम था। तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, ठीक है ना। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। वे चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा के ब्राह्मण परिवार की क्या थी? वो एक पुत्री थी। और कुछ इतिहासकार अशोक को सेल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न मानते हैं, यानी कुछ हिस्टोरियन जो है, इसका प्रमाणिक साक्ष्य तो नहीं है लेकिन कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि अशोक जो है सेल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है। तो अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन, ठीक है ना। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अगर पूछ दे अशोक वर्धन किसके लिए कहा गया है तो अशोक के लिए कहा गया है। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम हमें क्या मिलता है? उसका नाम हमें अशोक मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी कभी अगर पूछे कि मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम हमें क्या दिखाई देता है तो उसका नाम हमें अशोक दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी, ठीक है ना, उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका था, ठीक है ना। अशोक जो है विदिशा में रुका था। रुकने के बाद क्या हुआ, उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया था। जब विदिशा में रुका था तो श्रेष्ठी की पुत्री, क्या नाम था उसका? श्रेष्ठी की पुत्री के साथ विवाह किया था और जिसका नाम था देवी, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि देवी ही अशोक की पहली पत्नी थी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि जो देवी नामक जो कन्या थी या महिला थी वो अशोक की पहली पुत्री थी, अशोक की पहली पत्नी थी, ठीक है ना। और उसी से अशोक के पुत्र, ठीक है ना, अशोक का जो पुत्र था महेंद्र और उसकी पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है ना। अशोक का पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म जो है हुआ था, ठीक है ना। उसी देवी नामक कन्या से उसके एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रांत है जिसका नाम अक्सर पूछ देता है या मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रांत के बारे में देख लेते हैं। तो पहला प्रांत देखते हैं प्राच्य, ठीक है ना। प्राच्य तो वर्तमान स्थिति है इसकी बिहार, ठीक है ना, और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, ठीक है। इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। दूसरा जो प्रांत है वो है अवंती। अवंती का जो वर्तमान स्थिति है, अवंती कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी है उज्जैनी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलिंग। कलिंग का जो वर्तमान स्थिति है वह है दक्षिणी उड़ीसा, ठीक है ना, दक्षिणी उड़ीसा। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी होगी तोशाली, ठीक है ना। कहां होगी राजधानी इसकी? तोशाली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो प्रांत है इसका उत्तरापथ। तो उत्तरापथ की वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। और इसकी अगर राजधानी की बात किया जाए तो राजधानी है तक्षशिला। कहां है राजधानी?
तक्षशिला। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रांत देखते हैं वो दक्षिणापथ। दक्षिणापथ वर्तमान स्थिति है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है सुवर्णगिरी, ठीक है ना, राजधानी है इसकी सुवर्णगिरी। तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राजधानी, वर्तमान स्थिति और प्रांत, तीनों हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो देखते हैं कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्या होने वाला था, ठीक है ना, ऐसी कौन सी घटना हो गई जिस वजह से अशोक जो पूरा चेंज हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने केवल एक युद्ध किया या एक युद्ध लड़ा, और वह युद्ध था कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। वो जो युद्ध उसने एकमात्र ऐसा इकलौता युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध, ठीक है ना, जो कि उड़ीसा में उसने लड़ा था। यह सोचना गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को नितांत शांतिवादी बना दिया, ठीक है ना। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात उसका कंप्लीट हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो शांतिवादी हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मानना सही नहीं है, ठीक है ना। उसने हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण की, ठीक है ना, उसने शांति के लिए जो शांति की उसकी नीति थी उसको ग्रहण नहीं की। तो आइए देखते हैं इसके लिए कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। उसके लिए तर्क जो दिए जाते हैं, उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा, ठीक है ना। विजय के पश्चात ऐसा नहीं था कि कलिंग को मुक्त कर देता है, विजय होने के पश्चात तमाम सारा रक्तपात देखने के पश्चात, विधवाओं को, महिलाओं को देखने के पश्चात भी कलिंग को वो नहीं छोड़ता है, कलिंग को अपने राजकाज में या अपने साम्राज्य में रखता ही रखता है, मिला लेता है। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, अपने साम्राज्य में इसको मिला लेता है, यानी कलिंग को छोड़ता नहीं है, चाहे भले इसका हृदय परिवर्तन हो जाता हो, ठीक है ना, यानी साम्राज्य को ये अपने कब्जे में रखता ही रखता है। चलिए अब अशोक के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो है कि कलिंग युद्ध के बाद उसने दूसरों राज्यों पे जो भौतिक विजय है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंजेस तो उसके अंदर आया कलिंग विजय के बाद, यानी कलिंग विजय के बाद उसने भौतिक विजय पाने की जो नीति थी उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया, भौतिक विजय पाने की नीति को छोड़ देता है और सांस्कृतिक विजय, ठीक है ना, बड़ा अच्छा शब्द है, सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपनाया, ठीक है ना, यानी भौतिक विजय की नीति को यहाँ से त्याग देता है और कौन सी नई नीति, नई पॉलिसी को एडॉप्ट करता है, तो सांस्कृतिक विजय को अपनाया, ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में कहें तो भेरी घोष के बदले में उसने क्या नया अपनाया, धम्म घोष को अपनाया, ठीक है ना, भेरी घोष की जगह पर उसने किसको अपनाया, धम्म घोष को अपनाया। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर इसका कल आएगा, तो जाने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये लेक्चर की जो कंटिन्यूटी है वो आपसे मिस ना हो, आपको घर बैठे मिलती रहे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।